हेलो फ्रेंड्स, तो ये टर्म टू रिवीजन सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं जो चैप्टर लगभग आप मान के चले बहुत ही शॉर्ट इस बार कर दिया गया है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस चैप्टर में टर्म टू में आपको क्या पढ़ना है, क्या उसके क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जस्ट स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए, अगर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई जो भी आप इस चैप्टर का नाम बोले, इसका जो सिलेबस ऑफिशियली सीबीएसई ने लिख के दिया है, देखिए उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है आपके लिए। कंपोजिशन एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर कट सेग्रीगेट कर रखे हैं कि यही टॉपिक्स इस सिलेबस चैप्टर से अब सिलेबस में आपके लिए रहे हैं। आइए चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़, जैसा आपको पता है न्यूक्लियस होता क्या है, अपन बहुत सारे अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम की पूरी पिक्चर में न्यूक्लियस सेंटर पे बहुत ही एक टाइनी स्मॉल डेंस वॉल्यूम है जिसमें सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एक साथ रहते हैं। तो सारा पॉजिटिव चार्ज, लगभग सारा एटम का मास उस छोटे से वॉल्यूम में ही रहता है और इसी कारण से आप देखते हो कि इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है? एक तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक बेसिक रिकैप ले लें। इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, उस पे चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसका मास आपको पता है 9.1 × 10⁻31 केजी। तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही है बट वो नेगेटिव था, इस पे पॉजिटिव होगा। मास इसका 1.67 × 10⁻27 केजी होता है, जिसको लगभग 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन की बात करें, यूजुअली अपन बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, बट इस चैप्टर में याद रखिएगा न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, इट इज़ 1.6749 × 10⁻27 केजी। और इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हेवियर था, जबकि न्यूट्रॉन 1840 टाइम्स से हेवियर है। और न्यूट्रॉन आपको पता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो देखिए, एक पर्टिकुलर न्यूट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर कैरी करने वाले सारे न्यूक्लियस जो होते हैं उसको एक न्यूक्लियाइड टर्म बोलते हैं और उसको यूजुअली आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, XZA। तो यहाँ पे Z जो है, Z is called the atomic number। atomic number आप सब जानते हैं, it is number of protons in the nucleus। A is called the mass number और you can also call it as the nucleon number। total nucleons कितने हैं, protons plus neutrons। तो इसीलिए आप बोलते हो A की वैल्यू होती है Z plus N, protons plus neutrons। तो A से टोटल न्यूक्लियॉन्स आ गए, Z से प्रोटॉन आ गए, तो कभी भी न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो A माइनस Z। पहले तो ये समझ आना चाहिए। और इस चैप्टर में यूजुअली जब अपन ये डिनोट कर रहे हैं तो सिंपली डिनोटिंग अ न्यूक्लियस। तो अगर ये न्यूक्लियस डिनोट कर रहा है तो इट विल हैव अ पॉजिटिव Ze चार्ज। पॉजिटिव Ze क्यों? क्योंकि Z प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस के अंदर हैं तो उस पर टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस Ze। फिर अपनी बेसिक केमिस्ट्री वाली जो नॉलेज है वो अपने को आनी चाहिए। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं, क्विकली रिकैप लेते हैं। आइसोटोप्स अपन बोलते हैं दे कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट न्यूट्रॉन्स आर डिफरिंग, सो द मास न्यूक्लियर नंबर और मास नंबर डिफर्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 फेमस आइसोटोप्स आपको पता है, 1H1, 2H1, 3H1। ऐसे आइसोबार्स आप बोलते हो, इनमें प्रोटॉन्स की संख्या अलग-अलग होती है बट टोटल न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर सेम होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो 22 सोडियम या 22 नियॉन। आइसोटोन्स में अपन कहते हैं न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, प्रोटॉन नंबर और मास नंबर अलग-अलग होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल दुनिया में सबसे पॉपुलर यही रहता है, 197 गोल्ड एंड 198 मर्करी। दोनों में आप कैलकुलेट करके देखिएगा 118 न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। फिर जो पहला फॉर्मूला इस चैप्टर में आपको याद रखना है, न्यूक्लियस का साइज। तो भाई पहली चीज, न्यूक्लियस अभी कोई कमरे की तरह फिक्स वेल डिफाइंड साइज का तो होता नहीं है। अपन फिर भी इसको एक स्फेरिकल अप्रोक्सीमेट रेडियस से वॉल्यूम लेके इसका अप्रोक्सीमेट रेडियस देते हैं और वो रेडियस टिपिकली अपन बोलते हैं इट इज गिवन एज आर नॉट अ कांस्टेंट इनटू a⁻1/3। यहाँ पे a क्या है, मास नंबर। तो कहने का बेसिक मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, न्यूक्लियस रेडियस डिपेंड्स ऑन a⁻1/3। भाई जितने फैमिली मेंबर्स ज़्यादा होंगे, वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, तो रेडियस भी उतनी ज़्यादा होगी। ए जैसे जैसे बढ़ेगा रेडियस भी बढ़ेगी a⁻1/3। आर नॉट जो कांस्टेंट है उसकी टिपिकली वैल्यू लेते हैं 1.2 फेम्टोमीटर या 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर साइज टिपिकली फेम्टोमीटर्स ऑर्डर के ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आएंगे जहाँ दो अलग अलग न्यूक्लियस होंगे, दोनों की रेडियस का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। अगर उनके मास नंबर्स गिवन है तो यू विल राइट एज R1/R2 इज इक्वल्स टू A1/A2 की पावर 1/3। इस तरह की प्रोफाइल्स बहुत इजीली आपको कॉम्पिटिशन में मिलती है, यहाँ भी मिलती है।
फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस अलग अलग होंगे, ए चेंज होगा तो रेडियस चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगा, ओवरऑल मास भी चेंज होगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियर डेंसिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस। जितने भी न्यूक्लियस हैं सबके लिए न्यूक्लियर डेंसिटी सेम रहती है। थियोरेटिकली ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या हीलियम हो, आप बोलोगे सबकी डेंसिटी लगभग सेम ऑर्डर की है, लगभग सेम है। इसका प्रूफ भी आता है, प्रूव दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया है। तो देखिए यहाँ प्रूफ मैंने आपको बिल्कुल लिख के दिया है। क्या करते हैं अपन, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस का मास निकाल रहे हैं तो यहाँ जस्ट अपन एक ऑर्डर चेक कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली मास इज z टाइम्स प्रोटोनिक मास प्लस a माइनस z टाइम्स न्यूट्रॉनिक मास। और क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है तो दोनों को सेम सा मानते हुए आप इसको लिख सकते हो लगभग a टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन। और वॉल्यूम आपने लिखा, क्योंकि स्फीयर माना है तो वॉल्यूम आप क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू आपको पता है आर नॉट ए की पावर 1/3, so it becomes 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। यहाँ से आपको डेंसिटी के एक्सप्रेशन में दोनों को पुट करेंगे तो ऊपर भी ए आएगा, नीचे भी ए आएगा। इस ए से इस ए को कैंसिल कर देंगे, अब जो भी बचेंगे सब फंडामेंटल कांस्टेंट है। और टिपिकली जो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी आता है न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे अपन मास एनर्जी रिलेशन या मास एनर्जी इक्विवेलेंस की। आइंस्टीन ने रिलेशन दिया था कि मास इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और m मास अगर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी रेस्ट मास एनर्जी जो डिफाइन करते हैं दैट इज m इंटू सी स्क्वायर, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसी लॉजिक से देखिए, जहाँ अपन एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स में चलते हैं तो यहाँ किलो भर मासेस नहीं होते। जनरली एक एटम एक न्यूक्लियस देखेंगे तो उनके मास के ऑर्डर बहुत स्मॉल होते हैं केजी में, उसको जनरली अपन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं, वो आपको पता है। वी डिफाइन 12C एटम का कंप्लीट मास 12 U बोलते हैं। सिंगल 12C एटम एज अ मास ऑफ 12 U, सो 1 U इज 1/12 द मास ऑफ C12 एटम, और वो लगभग 1 ग्राम अपॉन Na, और ये वैल्यू होती है 1 U इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इस चैप्टर में यूजुअली यू के ऑर्डर में ही अपन मासेस कैलकुलेट करते हैं। तो जस्ट एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि 1 यू मास के कॉरस्पॉन्डिंग रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी। जैसे ही मैं इसको 1 यू पुट करूंगा तो एनर्जी हो जाएगी 1 यू इंटू सी स्क्वायर। यू की वैल्यू केजी में डाली, सी स्क्वायर की वैल्यू एसआई यूनिट्स में डाली, जूल्स में बहुत छोटी दिखेगी तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मेगा ईवी। वी नो 1 मेगा ईवी इज 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स। जब ये पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से अपने पास आता है कि अगर 1 यू मास को कंप्लीट एनर्जी में बदला जाए so it will yield 931.5 MeV. Just remember this data. 1 U mass, if completely converted into energy, will yield 931.5 mega EV. C square की वैल्यू यहीं से आप लिख सकते हो, because this 931.5 mega EV is 1 U into C square. So if 1 U into C square is this, the C square value in this unit you can write as 931.5 MeV by U. बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो टिपिकली अब हट चुके हैं ऑलमोस्ट सिलेबस से, वहाँ ये चीज़ बहुत काम आती है। कॉम्पिटिशन में अगर आप पढ़ रहे हो वहाँ ये सी स्क्वायर की वैल्यू आपको बहुत हेल्प करेगी। फिर एक नोशन आता है मास डिफेक्ट। तो अपन कहते हैं जब भी कोई न्यूक्लियस बनता है तो बनने के बाद जो न्यूक्लियस का मास होता है वो उसके टोटल जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसमें भरे गए थे उनके इंडिविजुअल सम ऑफ मासेस की तुलना में थोड़ा कम होता है। मतलब न्यूक्लियस बनने में मास थोड़ा सा गायब हो जाता है, थोड़ा सा उड़ जाता है, जो भी है कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, उसी को अपन बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो हाउ वी डिफाइन मास डिफेक्ट, अपन बोलते हैं भाई इंग्रेडिएंट्स, न्यूक्लियस के इंग्रेडिएंट्स टोटल कितने थे, जेड प्रोटॉन्स थे, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स थे, तो टोटल इतना मसाला आपने न्यूक्लियस में भरा था। बट फाइनली जब न्यूक्लियस का मास देखते हैं तो लेट्स से दैट इज एम न्यूक्लियस। तो अपन हमेशा देखते हैं कि ये जो एम न्यूक्लियस होता है ये इस सारे सम टोटल की तुलना में हमेशा कम आता है। इसी डिफरेंस को अपन बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं अपन, मास डिफेक्ट। और अपन कहते हैं कि ये जो मास डिफेक्ट है इसका मतलब ये प्रोटॉन्स न्यूक्लियॉन्स जब एक साथ कंबाइन होकर छोटे से न्यूक्लियस में आए, स्टेबल हुए, तो थोड़ा मास शेड हुआ एंड मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और न्यूक्लियस के बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है इस मास लॉस के कारण, उसी को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एंड वी सिंपली से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनी न्यूक्लियस इज मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की कैलकुलेशन आपने कर रखी हो तो सी स्क्वायर को आप लिखोगे 931.5 MeV बाई यू। डेल्टा एम भी यू में होगा तो डायरेक्टली वो कैलकुलेशन आपको मेगा ईवी ऑर्डर में निकल के आ जाती है। हाँ, इसके बाद अपना एक टॉपिक आता है व्हाट इज द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियस को स्टेबल रखने में बड़ी काम की फोर्स है। चार फंडामेंटल फोर्सेस में एक मान के चलते हैं अपन। यहाँ टिपिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अपन ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो यहाँ उसकी प्रॉपर्टीज
और एक उसका ग्राफिकल वेरिएशन आपको समझना होता है। ये दोनों चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही मैं लूँगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। अभी अपन आगे की चर्चा में इसको लेंगे। फिर अपन ये 2 रिएक्शंस यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस अपने को गिवन है, जिनमें एक कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन क्या होता है? एक बहुत ही हेवी न्यूक्लियस यदि 2 या 2 से ज़्यादा मझौले न्यूक्लियस, मिड साइज़ न्यूक्लियस में जब टूटता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है और उसके कारण वो स्टेबलाइज़ होने के कारण एनर्जी लिबरेट होती है तगड़ी। अपन कहते हैं द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई विद रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। और सबसे पॉपुलर होता है 235U का फिजन। तो अपन कहते हैं फिजन में क्या होता है, इस 235U पे एक न्यूट्रॉन किसी तरह से आपने इंसिडेंट कराया, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके ये बन जाता है 236U92, जिसको बोलते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस। ये जो 236U92 बना है, आप ऐसे समझ सकते हैं केमिस्ट्री में आपके वो जो कार्बोकैटायंस या रिएक्शन इंटरमीडिएटरीज बनते हैं, ये बड़ा अनस्टेबल होता है और ये एकदम से टूट जाता है। तो ये बहुत सारे अलग-अलग पॉसिबिलिटी में टूट सकता है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैंने लिखी है, इट इज़ ब्रेकिंग इनटू 92 क्रिप्टन एंड 141 बेरियम विद द रिलीज ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल रिएक्शंस हैं। मैंने एक पॉसिबिलिटी लिखी है, आपके एनसीईआरटी में भी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ गिवन है। कोई भी एक रिएक्शन आप याद रख सकते हैं आंसर को बताने के लिए। अब देखिए, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, एक चीज़ याद रखना है, जो ऊपर वाला टोटल था पहले, यहाँ देखिए कितना है 236। यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करोगे तो 3 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 3 ओके, दैट वुड बी 236। नीचे वाला जो टोटल है वो भी दोनों साइड्स पे आप देखोगे मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा तो गड़बड़ है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? और ये याद रखिएगा, लगभग एक यूरेनियम न्यूक्लियस के फिजन से लगभग 200 मेगा ईवी एनर्जी रिलीज होती है। तो आप सोच सकते हो कुछ 50-100 किलो का यूरेनियम का बॉम्ब पूरा फिजन कराएंगे तो कितनी एनर्जी लिबरेट हो सकती है, वो सारी कैलकुलेशन इसके आधार पे की जा सकती है। 235U92 एक सिंगल यूरेनियम फिजन, मतलब लगभग 235U मास के फिजन से 200 MeV एनर्जी लगभग इस प्रोसेस में रिलीज होती है, जो कि बहुत तगड़ी होती है इस स्केल पे। अब देखिए, इस रिएक्शन को अपन ने स्टार्ट कराया था एक न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करा के, और अगले में देखिए 3 न्यूट्रॉन्स वापस मिले। वैसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, तो भी अपन कहते हैं ऑन एन एवरेज एक सिंगल यूरेनियम फिजन पे 1 न्यूट्रॉन लगता है, पर लगभग 2.5 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। जितने न्यूट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं उससे ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, वो आगे फर्दर दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस को ट्रिगर कर सकते हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। अब ये चेन रिएक्शन कैसी हो सकती है, अपन देखते हैं। ये चेन रिएक्शन अपनी दो तरह की यहाँ पे हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेन रिएक्शन, जैसा अपन ने कहा दो तरह की चेन रिएक्शन हो सकती है। एक तो कंट्रोल्ड जो होती है रिएक्टर के अंदर, और एक हो सकती है अनकंट्रोल्ड जो होती है एटॉमिक बॉम्ब में, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे गिरे थे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ये थोड़ी डिटेल में जानें। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली एक अरेंजमेंट, एक डिवाइस है जहाँ पे कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आप एनर्जी हार्नेसिंग या एनर्जी जनरेशन के लिए यूज कराते हैं। तो किसी भी रिएक्टर के क्रिटिकल पार्ट जो अपने सिलेबस में अपने को समझने हैं, पहली चीज आपको फ्यूल चाहिए, मतलब कुछ ऐसा मटेरियल जिसका फिजन कराया जा सके। वो फिजन फ्यूल रॉड्स के फॉर्म में रिएक्टर चैम्बर्स में रहता है। लगभग ज़्यादातर 235U एनरिच्ड यूरेनियम यूज़ करते हैं। नेचुरल यूरेनियम में 235U बहुत कम होता है, तो कुछ प्रोसेसेस के थ्रू अपन 235U का अमाउंट एनरिच करते हैं, क्योंकि वही फिजनेबल मटीरियल। फिर अपन कहते हैं कि भाई जितने न्यूट्रॉन्स लगे उससे ज़्यादा रिलीज तो हो रहे हैं, न्यूट्रॉन मिल तो रहा है, बट वो जो न्यूट्रॉन मिलता है, क्योंकि 200 MeV एक रिएक्शन में रिलीज हो रही है, तो न्यूट्रॉन को भी वो एनर्जी का कुछ पार्ट मिलता है। ऑन एन एवरेज एक न्यूट्रॉन जो रिलीज होता है इस रिएक्शन में, उसकी एनर्जी 2 मेगा ईवी होती है। और अपने रिएक्शन से अपनी नॉलेज ये बताती है कि भाई अगर बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन ये यूरेनियम एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसको क्रॉस करके चला जाता है बिना फिजन कराए। तो ढंग से एब्जॉर्ब होकर फिजन कराए, उसके लिए उसकी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे जो उसके बाकी न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी है उसके आसपास ही होनी चाहिए। तो टिपिकली व्हाट वी से वी रिक्वायर अ थर्मल न्यूट्रॉन और अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो 2 मेगा ईवी वाला न्यूट्रॉन काम नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा धीमा करना है। तो उसको धीमा करने के लिए अपन रिएक्शन जहाँ पे भी हो रही है उस पूरे चेंबर में मॉडरेटर फिल करते हैं। मॉडरेटर क्या होते हैं? लाइट न्यूक्लियाई, जिनसे भिड़ भिड़ के न्यूट्रॉन एनर्जी लूज करता रहता है। लाइट न्यूक्लियाई की बेस्ट मॉडरेटर सर्व करते हैं, यूजुअली हैवी वाटर वाटर या ग्रेफाइट इसकी तरह यूज किया। तो मॉडरेटर का काम क्या है? न्यूट्रॉन को खाना नहीं, न्यूट्रॉन को धीमा करना। फिर आप देखिए एक न्यूट्रॉन के बदले में 3 निकल रहे हैं, तो रेट बहुत लगातार बढ़ती जाएगी। तो लगातार बढ़ती जाएगी तो थोड़ी देर बाद तो कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं उनको धीरे धीरे अपन हटाते हैं। उसके लिए अपने को चाहिए न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटीरियल, और वो अपन कहते हैं कंट्रोल रॉड्स के फॉर्म में रहता है। कैडमियम सर्व्स एज अ वेरी गुड कंट्रोलर। यूजुअली वो रिएक्शन चेंबर में वो कंट्रोल रॉड्स रहती हैं, जितना रॉड्स को डीप इंसर्ट करोगे उतने वो न्यूट्रॉन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो रेट कम होगी। रेट बढ़ानी है तो उनको ऊपर
खींच लिया जाता है। फिर क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, बहुत सारी आप क्या बोलते हैं रेडिएशंस वगैरह देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो बहुत सारी रेडिएशंस वगैरह भी निकलती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड भी चाहिए होती है, बहुत मोटी कंक्रीट की 7-8 फीट दीवारें यूज़ करते हैं। साथ ही कूलेंट, जहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है वहीं पे हीट जनरेट हो रही है, तो उस हीट को वहाँ से निकालने के लिए कूलेंट भी चाहिए होता है। एयर, CO2, वाटर, दीज आर द टिपिकल कूलेंट्स व्हिच आर यूज्ड। फिर अपना एक रिएक्शन होता है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, टूटने की जगह जुड़ना होता है। दो बिल्कुल हल्के न्यूक्लियाई जुड़ के थोड़े मझौले न्यूक्लियस में जब कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। बट प्रॉब्लम क्या होती है, दो लाइट न्यूक्लियाइज को आप ज्वाइन तो करा दोगे, बट एक्चुअली वो पास में आए, फेम्टोमीटर डिस्टेंस तक आए कि न्यूक्लियर फोर्सेज उनको फ्यूज कराएं, उसके लिए इतना पास लाने में कूलम्बिक फोर्सेज उन्हें आने नहीं देती। देयर इज अ कूलम्बिक बैरियर जिसको क्रॉस करना पड़ता है, इसीलिए फ्यूजन इतना इजीली होता नहीं है, उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। यूजुअली सन के इनर कोर में वो चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चल रही है। तो आप और इन डेप्थ चाहें तो उस साइकिल को भी देख सकते हैं। यूजुअली वो लिखने या इतना समझाने की टिपिकली क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए मैंने यहाँ भी नोट्स में नहीं लिखा है। हाँ, ये सारी ये जो PDF है, आई विल शेयर इट ऑन माय गूगल ड्राइव सो दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। तो गूगल ड्राइव पे ये लिंक हो सकता है, ये वीडियो मैं आज अपलोड करूँगा, ये लिंक शायद कल तक मैं एक्टिवेट कर पाऊँ, थोड़ी सी इसमें मैं और एडिटिंग करके आपके लिए भेजूँगा। ये तो ही जिस्ट ऑफ द चैप्टर। अब भाई क्वेश्चंस क्या, ये कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए, सैम्पल पेपर में इस चैप्टर से केवल एक न्यूमेरिकल पोर्शन ही दिया है, मैंने जनरल सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से कि भाई ये 6 न्यूक्लियाइड्स का आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन गिवन है। आपसे पूछा गया है कि भाई इनमें से आइसोटोप्स कौन है, आइसोबार्स कौन है और आइसोटोन्स कौन है। पहली चीज, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब आपको पता है, आइसोटोप्स का मतलब दे शुड हैव सेम जेड। तो सेम जेड यहाँ पे आपको किस किस का दिख रहा है, तो देखते ही आपको समझ आ रहा है। सबसे पहले मेरे को 12C6 एंड 14, ये सबसे पहले मुझे दिख रहे हैं, दोनों के 6-6 प्रोटॉन्स है, तो दीज आर आइसोटोप्स। फिर मुझे छाटने हैं क्या, आइसोबार्स। आइसोबार्स के लिए प्रोटॉन नंबर नहीं, ऊपर वाला न्यूक्लियन नंबर सेम होना चाहिए। तो आपको देखते ही मेरी तरह आपको भी दिख रहा होगा 3 हीलियम एंड 3 हाइड्रोजन। फिर आपके पास बचे आइसोटोन्स, तो मैंने जो एग्जांपल आपको पढ़ाते हुए बोला था वही यहाँ गिवन है, 198 मरकरी एंड 197 गोल्ड, दोनों में 118 118, ये आप आराम से यहाँ पे छाट सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Natural chlorine is found to be a mixture of two isotopes of masses 34.98 AMU and 36.98 AMU respectively. The relative abundances are 75.4 and 24.6% respectively, and the composite atomic mass of natural chlorine. तो यही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी ऑलमोस्ट शायद सेम डेटा से ही है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपको जो कंपोजिट एटॉमिक मास आप यहाँ पे निकालोगे, वो बेसिकली क्या होगा, इनका अबंडेंस वेटेड एवरेज। फॉर एग्जांपल, पहला वाला 75% है, तो उसको फ्रैक्शन में लिखे या डेसिमल में लिखे, तो 0.754 फ्रैक्शन उसका लेंगे और उसका मास है 34.98 U, प्लस दूसरे वाले का 0.246 इंटू ये 36.98। ये पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। दुनिया जब परफॉर्म करती है, मैं थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट में आपके लिए लिख देता हूँ, दिस कम्स आउट एज 35.47। ओके, तो ये चीज़ याद रखिए कि जो आइसोटोप जितना ज़्यादा अबंडेंट होगा, उसका रोल डिसाइड करने में ज़्यादा होता है। फिर देखिए, you have two nuclei which are having the mass number in the ratio 1:2. What is the ratio of their nuclear density? So क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, जो जोश में मत आ जाइएगा। इसका रेशियो चाह रहा है न्यूक्लियर डेंसिटी। आपको क्या सिखाया था, न्यूक्लियर डेंसिटी सबके लिए सेम होती है, तो यहाँ आपके लिए सोल्यूशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बोलोगे डायरेक्टली द रेशियो विल बी सेम, सो द रेशियो विल बी 1:1। नेक्स्ट, two nuclei have the mass numbers in the ratio again 1:8. What is the ratio of their nuclear radii? Radii का ratio आपको पता है a⁻1/3 होगा। You will say R1 upon R2 is A1 over A2 to the power 1/3. It is 1 upon 8 to the power 1/3, and you know this is going to be 2. ये आपका आंसर देखने को मिलेगा। बस इतना ही आप लिख के आएंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी लैंग्वेजेस इस तरह के क्वेश्चंस पे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, फिर आपको लिखा हुआ है, if 200 MeV is released in the fission of a single nucleus of 92 to 235 U, एक्चुअली ये ऐसा लिखना चाह रहे थे अपन, थोड़ा सा वो फॉन्ट का इशू हो जाता है, लाइक
तो इस एक यूरेनियम के सिंगल यूरेनियम न्यूक्लियस के फिजन से 200 MeV मिलती है। आपसे पूछा गया कितने फिजन्स करने पड़ेंगे कि आपको कितनी पावर जनरेट करनी है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट पावर के लिए कितने फिजन्स, एक्चुअली वो देना चाहिए कितने मिनट्स में, तो लेट्स से इन 1 सेकेंड ही लिख देते हैं अपन, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना होगा, तो पहली चीज़ आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस आपको पता है 1 किलोवाट, दैट मीन्स 10 टू द पावर 3 पर सेकेंड, दैट इज यू नीड इन 1 सेकेंड। अब आपको पता है 1 सेकेंड में इतनी चाहिए। एक यूरेनियम के फिजन से 200 MeV हो रही है, तो नंबर ऑफ फिजन्स कितने होंगे, डायरेक्टली आप लिखोगे नंबर ऑफ फिजन्स इनटू एनर्जी इन ईच फिजन विच इज 200 into 1.6 10 to the power minus 13, that would be equal to 10 to the power 3 जूल पर सेकेंड। यहाँ से डायरेक्टली आपको फिजन्स पर सेकेंड आ जाएंगे, कितने आएंगे कैलकुलेट कर लेते हैं आपके सामने ही। 10 to the power 3 over 200 into 1.6 which is 320 into 10 to the power minus 13. So if I do this, this is 10 to the power 16 over 32. This is something like this. So you can write it like this also, 100 upon 32 into 10 to the power 14. यहाँ से आप simplify करोगे तो it would be 3.1 something into 10 to the power 14 fissions are needed per second. Okay, wait a minute. I think I have done a slight mistake. It would be 10 to the power 15 because I have taken that एक जीरो पर ने नीचे हटा दिया था, that is 10 to the power 15. But let me correct it. It would be 10 to the power 13. 10 to the, okay. So 3.1, 10 to the power 13. These number of fissions are required per second. Okay. कैलकुलेशंस में थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। तो आपके जैसा सैम्पल पेपर में भी फ्यूजन बेस्ड इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था। फिर आपके पास आता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, दे हैव अ वेरी, बोलोगे दे हैव अ, दे आर इफेक्टिव ओनली फॉर अ very small distance. You can frame it like nuclear forces is effective only over a very effective only over a distance of, क्या बोलते हैं अपन, few femtometers, few femtometers, ऑलमोस्ट 4-5 femtometer डिस्टेंस के बाद ही ये लगनी बंद हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, शॉर्ट रेंज के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे बोलोगे, आप बोलोगे है बड़ी शॉर्ट रेंज बट विद इन द रेंज इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। so we say they are almost 100 to 1000 times stronger than electromagnetic than electromagnetic forces within there. okay, थर्ड, अपन बोलते हैं इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। अपन कहते हैं जो भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है ये क्या होता है, इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द, बेसिकली 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो मेरे लिए 3 प्रॉपर्टीज आप इस तरह से छोड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, इसका मतलब क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे दो प्रोटॉन्स हो या दो न्यूट्रॉन्स हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, लगभग सबके पे फोर्स सेम ही लगती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप और इसके साथ देख सकते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ नॉट अ सेंट्रल, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। ये भी एक चीज़ आप यहाँ पे बोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनके लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन इनकी मैथमेटिक्स तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं रखते। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे मिलता है, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन का एक क्वेश्चन है। तो एज इट इज़ आप याद रखिएगा कि भाई ये मिनिमा बनता है यहाँ पे, या स्लोप जीरो आती है एट अ डिस्टेंस आर नॉट। आर नॉट को लगभग 0.8 फेमटोमीटर बोलते हैं। इसके आगे जाते हैं तो स्लोप इज पॉजिटिव, दैट मीन्स फोर्स इज नेगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इसके पीछे जाते हैं तो फोर्स स्लोप इज नेगेटिव, दैट मीन्स फोर्स विल बी पॉजिटिव, मतलब रिपल्सिव होगी। फॉर अ सेपरेशन लेस देन आर नॉट it would be repulsive in nature, for a separation greater than r naught it would be attractive in nature। ये चीज याद रखेंगे, रिपल्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू द अट्रैक्शन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में आया है, इस पे विशेष तौर पे याद रखें। ये पूरा मैंने यहाँ आंसर एज इट इज आपको फ्रेम करके दिया है। लास्ट में आपका बड़ा एक चिर परिचित प्रश्न है, अंतर बताइए न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो यहाँ जब भी आप बात करें तो देखिए टिपिकली जो आपका स्टाइल होता है कंपैरिजन वाले तरीके से लिख सकते हैं। सो लेट मी हैव इट फिजन ऑन द वन साइड एंड लेट मी हैव द फ्यूजन ऑन द अदर साइड।
here what we have here, it is heavy nucleus splitting. What we write it in the fission, a heavy nucleus splits into two or more lighter fragments. यहाँ पे आप कहते हो कि भाई एक बड़ा न्यूक्लियस दो मझौलों में टूट रहा है, जबकि फ्यूजन में क्या होगा, यहाँ तो जुड़ते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई joined together form a bigger nucleus or a heavier nucleus. ठीक है, फिर आप यहाँ पे बोलते हो कि भाई यहाँ क्या होता है, यहाँ अपन कहते हैं फ्यूजन के लिए अपन कहते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी हाई. अपन टिपिकली कहते हैं 10⁻7 ऑर्डर का, केल्विन ऑर्डर का टेम्परेचर चाहिए. यहाँ पे अपन कहते हैं नॉट रिक्वायर्ड, ऐसी कोई स्पेशल कंडीशंस यहाँ आपको नहीं चाहिए. थर्ड आप देखते हो यहाँ पे अपन कहते हैं एनर्जी पर रिएक्शन. आप क्योंकि हैवियर न्यूक्लियस टूटता है तो एनर्जी पर रिएक्शन इज मोर, बट एनर्जी पर यूनिट मास कंज्यूम इज लेस. आप देखोगे पर यूनिट मास कंजम्पशन जो एनर्जी होती है वो लेस होती है, और इसी कारण से फ्यूजन बेस्ड बॉम्ब फिजन बेस्ड बॉम्ब से भी ज़्यादा डेडलियर होते हैं. यहाँ आप क्या लिखोगे, एनर्जी पर रिएक्शन इज लेसर बट पर यूनिट मास इज मोर. ये कुछ अंतर हैं इनके, जिनको आप बोल सकते हो, बाकी कुछ भी आप साथ में और दे सकते हो. मेनली ये आपको डिफरेंसेस यहाँ पे प्रॉपरली लिख के आने. ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो आप देख सकते हैं. न्यूमेरिकल जैसा आपके सैम्पल पेपर का भी है, वैसे भी आप और देख सकते हैं, एनसीईआरटी के और जो भी हो वो भी आप देख लें. बट दिस इज द मोर और लेस व्हाट इज नीडेड. ये ऑलमोस्ट 27 मिनट्स में एक बहुत ही क्विक सा रिव्यू रिकैप आपके लिए था. इसके साथ आप जो भी आपके और नोट्स और क्वेश्चंस आप देखते हैं स्कूल वगैरह में जो पेपर्स वगैरह हुए हैं उनको ज़रूर दीजिए. एक दो मॉक टेस्ट भी ज़रूर दीजिए. आपके पास नहीं अवेलेबल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको भी मैं शेयर आपके लिए कर दूंगा. प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे से करिए. छोटा सा सिलेबस है, बहुत समय है, अभी भी कुछ नहीं किया है तो भी बहुत कुछ कर अच्छा आप कर सकेंगे. इसी कामना के साथ ऑल द बेस्ट.